लेक्चर नंबर 4। आज की क्लास में हम कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध देखेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो जैसा कि हम पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ का नाम है घूर्णी गति। तो जो कोणीय संवेग है वह घूर्णी गति से संबंधित है तथा बल आघूर्ण भी घूर्णी गति से संबंधित शब्द है। जब कोई बॉडी यदि लीनियर मोशन में हो, रेखीय गति कर रही हो, तो उसके लिए शब्द उपयोग करते हैं हम संवेग। लेकिन जब वही बॉडी जब घूर्णी गति करने लग जाए तो उसके लिए नाम आता है कोणीय संवेग। सेम यदि कोई वस्तु या बॉडी रेखीय गति कर रही है तो उसमें हम बल का उपयोग करते हैं, और यदि वह घूर्णी गति कर रही है तो हम बोलते हैं बल आघूर्ण, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है। अब कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में हमें संबंध दिखाना है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कोणीय संवेग को जाना, उसके पहले वाले लेक्चर में कोणीय संवेग से पहले वाले लेक्चर में हमने बल आघूर्ण को भी जाना। आज हम इन दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे। ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। L इक्वल होता है R क्रॉस P। ठीक है, ये होता है R क्रॉस P। और जैसा कि हमें कोणीय संवेग बल आघूर्ण में संबंध बताना है, कोणीय संवेग हमें पहले दिया है, तो हम कोणीय संवेग का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। कोणीय संवेग L इक्वल है R क्रॉस P। और हम जानते हैं बल आघूर्ण को हम किससे दर्शाते हैं, यहाँ पे हम किनारे लिख लेते हैं। बल आघूर्ण को हम दर्शाते हैं टाउ से। ये होता है क्या, R क्रॉस F। ठीक है, R क्रॉस F होता है बल आघूर्ण टाउ, और R क्रॉस P होता है L कोणीय संवेग। इन दोनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने लेक्चर दे चुका है। ठीक। अब इसको क्या करते हैं, अब हमें कोणीय संवेग का हमने फार्मूला लिख लिया। अब हमें संबंध बताना है इसका बल आघूर्ण से कि ये टॉर्क से किस प्रकार से रिलेशन रखता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन हम नंबर 1 दे देते हैं, और इस समीकरण का हम समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे समीकरण 1 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा, d/dt। समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, L वेक्टर इक्वल d/dt, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे R क्रॉस P। ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम या तो R क्रॉस P लिखेंगे या फिर R क्रॉस F लिखेंगे। मीन्स R क्रॉस पहले ही लिखना है हमें, R क्रॉस P ही लिखेंगे हम, इसको P क्रॉस R या F क्रॉस R, है ना। इस चीज़ को अपन ऐसे हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ऐसा गलत हो जाएगा। हम इसको हमेशा R क्रॉस P ही लिखते हैं। ठीक है, हमेशा हम लिखेंगे R क्रॉस P। तो यहाँ पे अब हमें अवकलन करना है। यहाँ पे दो फंक्शन है, यहाँ पे लग जाएगा UV रूल, यहाँ पे लग जाएगा UV रूल। UV रूल क्या होता है, ये d/dt। यदि दो फंक्शन है हमें UV, तो पहले क्या करते हैं, U को बाहर करते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं V को, फिर V को बाहर करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं U को। ठीक है, मतलब एक बार U बाहर होगा, एक बार V बाहर होगा, दो पदों में होता है, प्लस का साइन लगता है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले से हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा d/dt। अब चूंकि देखो लिखना है R क्रॉस P के पैटर्न पे, है ना, तो इसलिए हमको R इधर लिखना पड़ेगा। या तो पहले R को अवकलित कर लेते हैं, तो हमने R को अवकलित कर लिया, बाहर क्या होगा, क्रॉस P को हमने बाहर कर लिया। हालांकि बाहर में ऐसा करना था, या तो P क्रॉस R लिख सकते थे, लेकिन हमको इस मेथड पे ही लिखना है, R क्रॉस P की मेथड पे। प्लस हो जाएगा d/dt। ठीक। अब देखो R क्रॉस P के पैटर्न पे लिखना है, तो हमने R को डिफरेंशिएट किया। अब हम यहाँ पे किसको डिफरेंशिएट करेंगे, P को। ठीक है, P को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो R कहाँ जाएगा, R आ जाएगा इसके पहले, है ना, प्लस साइन यहाँ पे लिख लो, R आ जाएगा इसके पहले, R क्रॉस dp/dt। चूँकि हम R को पहले लिखेंगे R क्रॉस P के पैटर्न पे, तो पहले हमने R को अवकलित किया, क्रॉस P लिखा, फिर हमने P को अवकलित करना था, R को हमने पहले बाहर ले लिया। मीन्स हमें किसी भी कंडीशन में R को पहले लिखना है। ठीक, यहाँ पे R हमने पहले लिखा, यहाँ पे हमने R पहले लिखा। ठीक, यहाँ पे हम P पहले नहीं लिखेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, वेग। समय के सापेक्ष यदि स्थिति बदल रही हो, dr/dt मीन्स समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन, dr/dt, इसका मतलब होता है वेग, वेलोसिटी। ठीक है, मतलब समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन क्या होता है, वेग। तो अपन इसको लिख सकते हैं V क्रॉस P को अपन क्या लिख सकते हैं, P इक्वल
संवेग, रेखीय संवेग है p, तो p इक्वल हो जाएगा mv, है ना, mv वेक्टर, तो ये हो जाएगा mv वेक्टर प्लस r वेक्टर क्रॉस dp बाई dt क्या है, समय के सापेक्ष संवेग में परिवर्तन या संवेग परिवर्तन की दर हम कहेंगे। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा f वेक्टर। ठीक, अब देखो यहाँ पे यदि हम m कांस्टेंट है इसको बाहर ले लें तो अंदर बचेगा v क्रॉस v प्लस r क्रॉस f। ठीक, और ये क्या चल रहा है अपना dl बाई dt। अब यहाँ पे v क्रॉस v है तो एक चीज़ बताओ, यदि हमें a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर दिया तो हम इसको क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस वेक्टर को साइन थीटा डॉट है तो कॉस थीटा। अब साइन थीटा, अब v क्रॉस v है तो v क्रॉस v मीन्स दोनों पैरेलल हैं, दोनों समांतर हैं, v क्रॉस v एक ही लाइन पर है, ये भी v ये भी v, दोनों एक लाइन पर हैं, तो बनने वाला कोण क्या होगा, बनने वाला जो कोण थीटा है वह हो जाएगा 0 डिग्री, है ना। थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू 0 मीन्स a क्रॉस b कितना हो जाएगा 0, तो v क्रॉस v भी कितना हो जाएगा 0 होगा ना, v क्रॉस v भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, एक ही लाइन पर हैं, या फिर समांतर हैं। तो समांतर है तो साइन 0 थीटा 0 बनेगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, मीन्स ये टर्म हो जाएगा अपना m इंटू 0, ये टर्म हो गया 0, v क्रॉस v 0 प्लस r क्रॉस f, तो बचा क्या, बचा केवल r क्रॉस f, इसके बराबर dl बाई dt के बराबर, तो dl बाई dt इक्वल कितना हो जाएगा, r क्रॉस f को हम क्या लिख सकते हैं, r क्रॉस f हमने पढ़ा लिया है बल आघूर्ण या टॉर्क, ये हो जाएगा टाउ। ठीक, यही रिलेशन है कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष कोणीय संवेग में परिवर्तन हो रहा है, तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होता है। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होता है, या फिर यही कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध है। ठीक, धन्यवाद। लेक्चर 5 में हम देखेंगे जड़त्वाघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।